हे भगवान, यह क्या हो गया। इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन एक रात में चोरी हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इतना धन जमा किया था कि इस बार जमींदार का सारा कर जा चुका दूंगा। अब मैं जमींदार को कहां से पैसे दूंगा। वह तो मेरी सारी जमीन हड़प लेगा। वह तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। हे भगवान, मैं क्या करूं। रामू, यह सब क्या हो गया भाई? तुम्हारे घर चोरी कब हो गई? यह सब हुआ कैसे? क्या पता भाई। कल रात को मैं थोड़ी देर के लिए खेत की पहरेदारी करने गया और जैसे मैंने सुबह आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर से सारा धन जो मैंने जमींदार के लिए रखा था सब चोरी हो चुका था। अरे रामू, यह तो बहुत बुरा हुआ। भगवान सत्यानाश कर उसे चोर का। यह सारी बात बगल में खड़ा किशन सुन लेता है और दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त मंगरू के घर जाता है। मंगरू उसे देखकर बोलता है, अरे किशन, आज सुबह सुबह तुम्हें अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? तुम इतनी सुबह यहाँ? क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? अरे मंगरू, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में चोरी हुई है? वह बेचारा रामू है ना, उसके घर किसी ने चोरी कर ली है और उसका सारा धन चुरा लिया है। क्या सच में? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस अभी तुमसे ही पता चल रहा है। वैसे मंगरू, कल रात को तुम कहाँ थे? अरे किशन, मैं तो अपने घर ही था। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। सच सच बताओ, यह सब तुमने ही किया है ना? क्यों करते हो तुम ऐसे काम? मैं तुम्हें कितने दिन से एक ही बात समझते आ रहा हूं कि यह सब गलत है। किसी और की मेहनत की कमाई ऐसे चुराकर खाना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी दिन तुम पकड़े जाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे। तुम मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना समझाता हूं। तुम दिल के इतने साफ हो, लेकिन तुम्हारी एक ऐसी आदत की वजह से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तुम ये आदत छोड़ क्यों नहीं देते? देखो, मेरे ऊपर कर्जा है। मेरी बहन की शादी भी करनी है और तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी एक अनाथ हूं और मुझ पर कितनी सारी जिम्मेदारी है। फिर भी मैं मेहनत से कमा कर खाता हूं। मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। मैं उस पर मेहनत करता हूं और ईमानदारी की जिंदगी जीता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी ईमानदारी की जिंदगी जियो। यह सब चोरी चकारी के काम छोड़ दो। देख लेना, एक दिन तुम बहुत बुरे फंसोगे। क्या यार किशन, तुम भी सुबह सुबह मुझे बातें सुनते जा रहे हो। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि मुझे मेहनत के काम नहीं होते। मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, जो करना है करो। मैं जा रहा हूं। मंगरू की यह बात सुनकर किशन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे भाई, क्या तुमने सुना है? हमारे बगल के गांव में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं। मैंने सुना है कि वह बहुत चमत्कारी व्यक्ति है और वह ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि आदमी देखकर दंग रह जाता है। और उनकी बातें सुनकर कितना भी बुरा आदमी हो, वह अपने बुरे काम छोड़कर सत्य मार्ग पर चढ़ने लगता है। उनकी बातों का जादू ही ऐसा है कि आदमी अपनी सारी बुरी तो आदतें छोड़ दे और अच्छे कामों में लग जाए। यह सारी बातें किशन सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त मंगरू को इन महात्मा के पास ले जाऊं। शायद वह मेरी मदद कर दे और मेरे दोस्त को अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए मना ले। क्योंकि वैसे तो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन एक बुरी आदत की वजह से वह अपना सारा जीवन व्यर्थ करने पर तुला है। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैंने तो उसे लाख समझाने की कोशिश की,
लेकिन वह मानता ही नहीं। शायद इन बाबा के पास जाकर ही उसे अक्ल आएगी। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं अभी मंगरू को इन महात्मा के पास लेकर जाता हूँ। किशन फिर से मंगरू के घर पहुंचता है और मंगरू किशन को देखकर बोलता है, अरे किशन, तुम फिर से आ गए। सुन, तुम अभी अभी तो गुस्से में गए थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। वह सब छोड़ो, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। पर किशन, जाना कहाँ है? तुम चुपचाप मेरे साथ चलते हो या नहीं? हाँ ठीक है भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। किशन मंगरू को अपने साथ उन महात्मा के पास ले जाता है और उनकी ज्ञान भरी बातें सुनते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। मंगरू रोज आकर साधु बाबा की ज्ञान भरी बातें, उनके प्रवचन सुनता है और साधु बाबा की बातों का मंगरू पर असर होने लगता है। और एक दिन मंगरू सोचता है, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त सही कह रहा था। चोरी करना बहुत बुरी बात है। आज मैं समझ गया हूं कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा धन होता है और चुराया हुआ धन पाप कहलाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगरू बाबा के पास जाकर बोलता है, बाबा, मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ में आ रहा हूँ। आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ। मुझे आपकी कथाएं, प्रवचन बहुत पसंद है बाबा। असल में सच बताऊं तो मैं एक चोर हूँ और चोरी करना मेरा पेशा है। लोगों के घर में चोरी करके ही मैं अपना घर चलाता हूँ। लेकिन मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम मेरी बातें मानते ही हो तो ये चोरी करना तुम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं क्या करूं बाबा, मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता और मैं चोरी अब से नहीं बरसों से करता आ रहा हूं और मुझे उसकी आदत हो चुकी है। इसलिए मुझे कोई दूसरे काम नहीं। मुझसे न खेती होती है, न ही कोई मेहनत मजदूरी। मुझे तो बस चोरी की आदत सी हो गई है, तो मैं चोरी कैसे छोड़ दूं? बेटा, तुम मेरी एक बात मानो। कुछ दिनों तक मेरे आश्रम पर ही रुक जाओ और यही कुछ दिन रहो और आश्रम के काम में हाथ बटाओ और कुछ ही दिनों में तुम चोरी छोड़ दोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंगरू साधु बाबा के साथ रहने लगता है और उनकी सेवा करता है और कुछ ही दिनों में मंगरू सुधर जाता है। उसमें बदलाव आने लगते हैं। अब मंगरू पहले जैसा नहीं रहा। साधु बाबा उसके इस व्यवहार से बहुत खुश होते हैं और उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अब जाना होगा। मैं एक साधु हूँ और एक साधु का कोई एक ठिकाना नहीं होता। मुझे अब दूसरी जगह जाना होगा और जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बाबा, आपके पास जो पशु पक्षियों की बोली समझने की सिद्धि है, मैं वही चाहता हूं। बस आप कृपया कर मुझे वह सिद्धि दे दीजिए, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वह सिद्धि दे देता हूँ, पर उसका कोई दुरुपयोग मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और मंगरू अपने घर चला जाता है और सबसे पहले जाकर अपने मित्र किशन से मिलता है। अरे मंगरू, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं उन्हें बाबा जी के पास गया था, जिस बाबा के पास तुम मुझे लेकर गए थे। मैं इतने दिनों से उन्हीं के पास था। आज तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूं। तुम उस दिन मुझे वहां नहीं लेकर जाते तो मेरी जिंदगी आज भी वही होती, पर मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा और मेहनत करके धन कमाऊंगा। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। मंगरू दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी का काम करने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन किशन की बहन को देखने लड़के वाले आते हैं। किशन जी, हमें आपकी बहन बहुत पसंद आई और हम जल्द से जल्द यह शादी करना चाहते हैं। रामलाल जी, अगर आपकी कोई और इच्छा है वह तो बता दीजिए, क्योंकि मेरे माँ बाप तो नहीं हैं। हम दोनों भाई बहन अनाथ हैं। मुझसे जो बन पाएगा मैं वह जरूर करूँगा, लेकिन अगर आपकी कोई और मांग हो तो आप अभी बता दीजिए, आगे बात बढ़ाने में आसानी होगी। नहीं नहीं किशन जी, हमारी और कोई मांग नहीं है। हमें तो केवल एक अच्छी बहू चाहिए। इतना कहकर वह लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। किशन बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। इतने अच्छे लोग तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने तो दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से करूं। चलो, अब पर मुझे पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, मेरे चाचा जी इसी गांव में रहते हैं। मैं उनसे ही मदद मांग लेता हूं, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। किशन अपने चाचा के यहाँ जाता है। किशन को देखकर चाचा बोलते हैं, अरे आओ किशन, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। माफ करना किशन, मुझे पता था कल तुम्हारे घर लड़के वाले आने वाले थे, पर मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ गया। मैं तुम्हें पूछने आने वाला था। क्या कहा लड़के वालों ने? उन्हें हमारी पूनम पसंद तो आई ना? हाँ चाचा जी, उन्हें हमारी पूनम बहुत पसंद आई और बहुत अच्छे लोग हैं चाचा जी। दहेज के नाम पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं मांगा। वह तो बस हमारी पूनम को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी हो। इसीलिए मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। चाचा जी, क्या आप मुझे 2000 रुपए उधार दे सकते हैं? मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप तो जानते हैं चाचा जी, आपके अलावा और कोई रिश्तेदार है ही नहीं। आप ही मेरे पिता की जगह हो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वह क्या है ना, तुम्हारी चाची अभी घर पर नहीं है और तिजोरी की चाबी उसके पास है। वह जैसे ही घर पर आती है, मैं तुम्हें घर पर आकर पैसे दे जाऊंगा। और तुम चिंता मत करो बेटा, हम पूनम की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। उसकी शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। आखिर पूनम मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को ऐसे ही विदा नहीं करूंगा। ठीक है चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। किशन वहां से चला जाता है और कुछ ही देर बाद चाची वहां आती है और चाचा से बोलती है, सुनिए जी, ये किशन यहाँ क्यों आया था? मैंने अभी अभी उसे यहाँ से जाते हुए देखा। कहीं वह अपनी बहन की शादी के लिए पैसे मांगने तो नहीं आया था और आपने हामी तो नहीं भर दी? मैं कह देती हूँ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। कैसी बातें करती हो सावित्री? आखिरकार वह मेरे भाई की बेटी है और मेरे भाई की बेटी मतलब मेरी भी बेटी। और तुम तो जानती हो उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है, और उन दोनों का हमारे सिवा है ही कौन। और किशन हमसे नहीं मांगेगा तो किसे मांगेगा? आखिरकार हम उसके सगे चाचा चाची हैं। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और किशन बहुत मेहनती लड़का है, वह जल्द ही हमारे पैसे लौटा देगा। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे तिजोरी में से 2000 रुपए ला कर दो, मैं उसे देकर आता हूँ। वह इंतजार कर रहा होगा। क्या कहा आपने? इतनी बड़ी रकम? मैं तो उसे फूटी कौड़ी भी ना दूं। तुम 2000 की बात कर रहे हो? अरे सावित्री, ऐसी बातें मत करो। अब मैं उससे क्या कहूँगा? मैंने उसे हाँ कर दी है, वह इंतजार कर रहा होगा। आपने क्या मुझसे पूछकर उसे हाँ कहा था? नहीं ना,
मैं कुछ नहीं जानती। आप उसे कुछ भी बहाना कर दीजिए। आप नहीं जानते आजकल के रिश्तेदारों को। माँ बाप न होने का फायदा उठाकर मैं लूटने आया है। और हाँ, वो आपके 2000 कभी नहीं चुकाएगा। इसीलिए कहती हूँ, उसे पैसे ना देने में ही समझदारी है। आप बहुत भोले हो, किसी की बात में आ जाते हो। अभी जाइए और उसे कोई बहाना बना दीजिए। सावित्री, उसने आज तक हमसे कोई मदद नहीं मांगी। अब उसकी बहन की शादी है, इसीलिए वह हमारे पास आया है। मुझे लगता है हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। मैं उस किशन के लिए 1 रुपया भी नहीं देने वाली। तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर सावित्री वहां से चली जाती है और चाचा सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मैंने किशन को हाँ कर दी है और यह सावित्री मानने को तैयार नहीं है। उधर किशन आस लगाकर बैठा होगा। अब मैं किस मुंह से किशन के पास जाऊंगा? लेकिन जाना तो पड़ेगा। बेचारा कहीं और से इंतजाम कर लेगा, नहीं तो मेरे भरोसे बैठा रहेगा। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। अरे आइए ना चाचा जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, जो आपने मेरी मदद की। मैं तो इसी चिंता में था कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा, लेकिन आपने तो सारी समस्या ही समाप्त कर दी। मेरी सारी चिंता ही मिट गई। अब मेरी पूनम की शादी बहुत धूमधाम से हो जाएगी। उसकी शादी में कोई कमी नहीं होगी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होगा। अरे बेटा, वह बात यह है कि तुम्हारी चाची ने कल ही अपनी मायके में अपने पिता के इलाज के लिए पैसे दे दिए और ये बात मुझे नहीं पता थी। और जब मैंने सावित्री से पैसे मांगे तब उसने मुझे बताया कि घर में पैसे है ही नहीं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक रास्ता है। क्यों ना तुम जमींदार से थोड़े बहुत पैसे ब्याज पर ले लो। वैसे भी बेटा, मुझसे भी लेते तो तुम्हें चुकाना ही पड़ता। आखिर वह भी तो एक कर्ज ही हुआ ना। उससे अच्छा तुम जमींदार से थोड़े पैसे उधार ले लो और उन्हें जल्द से जल्द चुका देना। ये सारे बातें सुनकर किशन बहुत निराश हो जाता है और अपने चाचा से कहता है, ठीक है चाचा जी, कोई बात नहीं, मैं जमींदार के पास जाता हूँ। जमींदार जी, मेरी बहन की शादी तय हो गई है और उसकी शादी के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या आप मुझे 2000 रुपए दे सकते हो? मैं जल्द से जल्द आपका कर्जा लौटा दूंगा। किशन, तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता। तुम्हें उसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा। हाँ जमींदार जी, मेरा खेत है ना, मैं उसे आपके पास गिरवी रखता हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं छुड़ा लूंगा। तुम उस बंजर जमीन को खेत रहते हो, वह छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उसे मैं रखकर क्या करूंगा? उसमें तो ना के बराबर फसल होती है, जिसमें तुम 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खाना नहीं पाते। तुम उसे गिरवी रखना चाहते हो? कोई और चीज हो तो बोलो। मेरे पास उस खेत के अलावा कुछ और नहीं है। तो तू मेरे पास क्यों खड़े हो? जाओ यहां से, मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। मेरी बहन की बड़ी मुश्किल से शादी तय हुई है और यह शादी टूट गई तो मेरी बहन की बहुत बदनामी हो जाएगी। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। तुमने क्या अपनी बहन की शादी मुझसे पूछकर तय की थी, जो आप मेरे पास मांगने आ गए? पहले पैसों का इंतजाम करना था और फिर शादी तय करनी थी। शादी करने की औकात नहीं है और चले आए पैसे मांगने। अगर पैसे नहीं हैं तो शादी कर क्यों रहे हो? अपनी बहन को घर पर ही बैठाओ।
जब पैसे आएंगे तब शादी करना। अपनी औकात के हिसाब से शादी करनी चाहिए थी ना। और अब यहाँ खड़े खड़े मेरा समय मत बर्बाद करो, मुझे और भी काम है। सारी बातें सुनकर किशन को बहुत दुख होता है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वह निराश होकर वहां से चला जाता है। किशन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसका दोस्त मंगरू वहां आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ किशन, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? मंगरू, तुम्हें तो पता है ना कि पूनम की शादी तय हो गई है और मैंने बड़ी ही उम्मीद से अपने चाचा से पैसे मांगे थे, पर उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैं जमींदार के पास गया तो उन्होंने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये शादी टूटी तो सच में हमारी पूनम की बहुत बदनामी होगी। फिर तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। लोग तो गलत ही समझेंगे ना कि हमारी पूनम में ही कुछ कमी है। ये सारी बातें मंगरू सुनता है और उसे भी बहुत बुरा लगता है और मंगरू बोलता है, अरे किशन, तुम चिंता क्यों करते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अरे मंगरू, तुम इतने पैसों का इंतजाम कहां से करोगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। कहीं तुम्हारा इरादा फिर से चोरी करने का तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वह पड़ोस के गांव में मेरा एक और दोस्त रहता है। मैं उससे थोड़े पैसे उधार मांग लूंगा और वह बहुत अच्छा आदमी है, वह मुझे दे देगा। तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारे पास आएंगे तो मुझे दे देना, मैं उसे चुका दूंगा। और पूनम तुम्हारी अकेले की बहन नहीं है, वह मेरी भी बहन है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं अभी अपने दोस्त के पास जाकर आता हूं। उसका गांव थोड़ा दूर है, मुझे आने में समय लग जाएगा। तुम मेरा इंतजार करना। मंगरू की यह सब बातें सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। और मंगरू सोचता है, मैंने किशन से कह तो दिया कि पैसों का इंतजार हो जाएगा, लेकिन मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? मैंने तो उसे झूठ बोल दिया है कि मेरा दोस्त है, वह मुझे पैसे दे देगा। लेकिन सच तो यह है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा और पैसों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो पूनम की शादी टूट जाएगी। मेहनत मजदूरी करके तो मैं इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाऊंगा। उसके लिए तो मुझे चोरी ही करनी पड़ेगी। यह भगवान मुझे माफ करना, मैं आज मजबूर हूं। मैं सिर्फ अपने दोस्त के लिए यह चोरी कर रहा हूं। इसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बस मुझे आज के दिन माफ कर दो। और मैं वादा भी करता हूं, मैं जहां से भी चोरी करूंगा, मैं बाद में उनके पैसे लौटा दूंगा। अगर यह बात मैं अपने दोस्त को बताता हूं तो वह मुझे कभी चोरी नहीं करने देगा, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। ये सब सोचकर मंगरू दूसरे गांव चोरी करने के इरादे से चला जाता है। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है। मंगरू उसे पर कर ही रहा होता है। तभी उसके पीछे एक व्यापारी भी उसी नदी को पार कर रहा होता है। अरे दोस्त, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जरा मेरा थैला तो पकड़ना, मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मंगरू उसे व्यापारी की थैली पकड़ लेता है और चलने लगता है। तभी पेड़ पर बैठी एक चिड़िया कुछ बोलती है। मंगरू उस चिड़िया की बात सुनकर बोलता है, नहीं। थोड़ी देर बाद वह चिड़िया फिर से बोलता है। फिर से मंगरू उसे बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सब देख वह व्यापारी सोच में पड़ जाता है और जब नदी पार हो जाती है तब वह मंगरू से पूछता है, अरे भाई, मुझे एक बात तुमसे पूछनी है।
तुम उस चिड़िया को देखकर नहीं क्यों बोल रहे थे? ये सब क्या हो रहा था? भाई, ये तुम्हारा पोटली पकड़ो। अब तुम्हारा काम हो गया ना? तुम अपने रास्ते निकलो और मैं अपने रास्ते। अरे भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि मैंने आज तक किसी इंसान को किसी पंछी से बात करते नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो, इसलिए मुझे थोड़ी उत्सुकता हो गई, इसलिए तुमसे पूछ लिया। बता भी दो, इतना क्या गुस्सा कर रहे हो? नहीं तो मैं रास्ते भर तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा, मुझे चैन ही नहीं आएगा। मैं इसी बारे में सोचता रहूंगा कि तुमने उसे चिड़िया से नहीं क्यों कहा, और चिड़िया ने तुमसे क्या कहा। ठीक है, तो सुनो। मैं एक चोर हूं और बगल के गांव में चोरी करने जा रहा हूं, और वह चिड़िया मुझे यह कह रही थी कि तुमने जो पोटली मुझे थमाई है, उस पोटली को चुरा लो। उसमें सोने के सिक्के हैं, इसलिए मैंने उसे नहीं कहा। और जब मैंने दूसरी बार नहीं कहा, तब वह मुझसे कह रही थी कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस आदमी को धक्का दे दो और पोटली लेकर वहां से भाग जाओ। इसलिए मैंने दूसरी बार भी उसे नहीं कहा। यह सारी बातें सुनकर व्यापारी हक्का बक्का रह जाता है। यह कैसे हो सकता है? आखिरकार एक चिड़िया कैसे बोल सकती है, और तुम उसकी बोली कैसे समझ सकते हो? और तुम्हें कैसे पता? मेरी पोटली में सोने के सिक्के हैं, तुमने तो उसे खोलकर भी नहीं देखा। वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। ये सारी बातें मुझे उस चिड़िया ने बताई। दरअसल मुझे एक बाबा से वरदान मिला है कि मैं पशु पक्षियों की बोली समझ सकता हूं। यह सब ठीक है, लेकिन अगर तुम एक चोर हो तो तुमने वह पोटली मुझे चुराई क्यों नहीं? तुमने उस चिड़िया को मना क्यों किया? हाँ, मैं चुरा तो सकता था, लेकिन तुमने मुझे शुरुआत में ही दोस्त कहकर पुकारा था और यह पोटली मुझे थमा दी, इसलिए मैंने वह पोटली नहीं चुराई। और दोस्ती में धोखा देना मेरे वसूलों के खिलाफ है। जो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने उस चिड़िया से मना कर दिया। अब मैं चलता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मंगरू वहां से चला जाता है और वह व्यापारी वहीं खड़ा सोचता रहता है। ये कैसा अजीब सा चोर है। इतने वसूलों वाला और ईमानदार चोर तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वह व्यापारी उस गांव के राजा के पास जाकर मंगरू के बारे में सारी बात बताता है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं भी उस आदमी से मिलना चाहूंगा। वैसे वह इस वक्त कहाँ मिलेगा? महाराज, वह जरूर हमारे गांव में ही कहीं होगा, जहां उसे कोई देख ना सके। गांव के बाहर इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही रात होगी वह जरूर बाहर निकलेगा। आप उसे रात में मिल पाओगे। राजा अपना भेष बदलकर एक साधारण कपड़ों में रास्ते पर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद राजा को एक आदमी दिखाई देता है। राजा उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी मंगरू बोलता है, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने की इरादे से आया हूँ। मंगरू यह सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं भी एक चोर हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे तो मैं चोरी करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे 2000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मजबूरन मुझे चोरी करने आना पड़ा। वैसे तुम क्यों चोरी कर रहे हो? तुम्हारी भी कोई मजबूरी है क्या? हाँ भाई, मेरी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। हम दोनों साथ में ही चलते हैं। अच्छा, तुम्हें इस गांव का कुछ पता है? हमें पैसे कहाँ मिल पाएंगे? हाँ, मुझे एक बनिए की दुकान पता है। उसके गल्ले में जरूर हमें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। उसकी दुकान में ही डाका डाल देते हैं। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ। और एक बात याद रखना, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना।
अपनी मत चलाना। तुम्हें तुम्हारे 500 रुपए मिल जाएंगे। ज्यादा लालच मत करना, और इस चोरी के बाद तुम कोई और चोरी मत करना। यह काम छोड़ देना, इस काम में कुछ नहीं पड़ा है। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। हाँ भाई, ठीक है। दोनों मिलकर उस बनिए की दुकान में घुस जाते हैं और गले को खोलते ही मंगरू उसमें से 2000 रुपये खुद के लिए और 500 रुपये राजा के लिए निकाल लेता है और राजा को 500 रुपये दे देता है। और मंगरू को भूख भी लग जाती है। तभी उसे सामने शक्कर की बोरी दिखाई देती है। मंगरू उसमें से थोड़ी सी शक्कर लेकर मुंह में डाल लेता है और फिर उसे पता चलता है कि उसे बोरी में शक्कर नहीं, नमक था। मंगरू सोच में पड़ जाता है और राजा से पैसे वापस मांगता है। सुनो भाई, वह 500 रुपए वापस करो, तिजोरी में रखना है। मैं भी अपने 2000 रुपए वापस रख रहा हूँ। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? अभी अभी तो हमने अपने अपने हिस्से के पैसे बांटे थे और अभी तुम वापस मांग रहे हो। मैं नहीं दूंगा। यह सुनकर मंगरू राजा को एक जोर से तमाचा मारता है और राजा से पैसे वापस ले लेता है और तिजोरी में रख देता है। राजा भी कुछ नहीं बोलता। राजा भी थोड़ा डर जाता है कि और ना मार दे, और दोनों बाहर निकल जाते हैं। और राजा बाहर आने के बाद मंगरू से पूछता है, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? पहले तो तुमने वहां से पैसे चुराए और थोड़ी देर बाद वापस रख दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उस दुकान का नमक खाया है। मैंने शक्कर समझकर उसे खा लिया था। बाद में पता चला वह शक्कर नहीं, नमक था। और मैं जिसका नमक खाता हूँ उसके यहाँ चोरी नहीं करता। यह गलत है। राजा की यह बातें सुनकर सर चकरा जाता है। वह सोच में पड़ जाता है। ये कैसा अजीब चोर है? इसमें जरूर कोई बात है। ऐसा मैं भी आज तक नहीं देखा। इतनी ईमानदारी से कौन चोरी करता है? एक चोर के मन में इतनी ईमानदारी और निष्ठा पहली बार देखी है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। यहाँ से तो पैसे नहीं मिले। मेरे साथ राजमहल चलो, वहां हमें बड़ी चोरी करने को मिलेगी। क्या कह रहे हो? राजमहल? लेकिन मुझे राजमहल के बारे में कुछ नहीं पता और किसी ने देख लिया तो? अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। मैंने वहां पर 2 साल काम किया है और मैं राजमहल का चप्पा चप्पा अच्छे से जानता हूँ। तिजोरी कहाँ है यह भी जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो बस। ठीक है, तुम कहते हो तो चलो, चलते हैं। राजा उसे जानबूझकर राजमहल लेकर जाता है क्योंकि वह उस चोर को परखना चाहता था और तो और वह अपने सैनिकों को भी परखना चाहता था कि वह ठीक से पहरेदारी करते हैं या नहीं। दोनों राजमहल पहुंचते हैं और राजा के सैनिक तब सो रहे होते हैं। राजा को यह देख बहुत गुस्सा आता है। राजा अपने गुस्से को छुपाते हुए आगे बढ़ता है। महाराज का एक कुत्ता भी होता है, लेकिन कुत्ता राजा और मंगरू को देखकर कुछ नहीं करता और उन्हें जाने देता है क्योंकि कुत्ता अपने मालिक को पहचान जाता है। तुम एक काम करो, तुम बाहर ही रुको और निगरानी रखो कि कोई आ ना जाए। जैसे ही कोई आता है मुझे इशारा कर देना, तब तक मैं धन चुराता हूँ। राजा बाहर रहकर निगरानी रखता है और मंगरू चोरी करने के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ एक बिल्ली होती है जो कुत्ते से बात कर रही होती है। कुत्ता भी भौंकने लगता है। मंगरू समझ जाता है और चोरी ना करके फौरन राजा के पास जाता है और बोलता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं यहाँ चोरी करने आया। अरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं महाराज, मैं पहचान चुका हूँ।
आप कोई चोर नहीं, आप राजा हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजा को यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह मंगरू से कहता है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं एक राजा हूँ? जब मैं अंदर धन लेने के लिए गया तब वह बिल्ली कुत्ते से कह रही थी कि तुम कैसे कुत्ते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक का धन कोई चुरा रहा है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। तभी कुत्ते ने जवाब दिया था, मेरे मालिक ही उसके साथ है तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ये सब मेरे मालिक के मर्जी से ही हो रहा है। तब मैं पहचान गया कि आप ही राजा हो। ये सारी बातें सुन राजा भी दंग रह जाता है। क्या तुम पशु पक्षियों की बोली समझ सकते हो? दरअसल मुझे एक साधु ने वरदान दिया था, मैं पशु और पक्षियों की बोली समझ सकता हूँ। बहुत दिन तक मैं साधु के साथ था, मैंने चोरी छोड़ दी थी, लेकिन आज मेरी मजबूरी थी। मेरे दोस्त की बहन की शादी है और उसके लिए कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मेरा दोस्त बहुत परेशान था। अगर मैं आज पैसे लेकर नहीं जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। उसकी बहन की तो शादी टूट जाएगी और उसकी बहुत बदनामी होगी। इसी मजबूरी के कारण मुझे आज चोरी करने आना पड़ा। तुम्हारा फैसला हम कल करेंगे। दूसरे दिन सुबह दरबार में, आप मुझे जो सजा सुनना चाहते हैं मुझे मंजूर है, लेकिन कृपया मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त के पास 2000 रुपए पहुंचा दिया जाए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है मंत्री जी, इसके दोस्त के पास आज ही 2000 रुपए पहुंचा दीजिए। मंत्री किसी आदमी को भेजकर पैसे पहुंचा देता है। मंगरू का दोस्त कहता है, मंगरू कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? तुम्हारे साथ पैसे क्यों भिजवाए? मंगरू राजा के कब्जे में है और उसकी यही इच्छा थी कि तुम्हारे यहाँ 2000 रुपये पहुंचा दिए जाएं। यह सुन किशन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सोचता है, इसका मतलब मंगरू ने मेरे लिए चोरी की। उसने तो चोरी छोड़ दी थी। उसने यह सब सिर्फ मेरे लिए किया है ताकि मेरी बहन की शादी हो सके। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह चोरी नहीं करना चाहता था। वह तो बहुत शरीफ बन गया था। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता जब तक मेरा दोस्त यहां आकर मुझे पैसे नहीं देता। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तुम मत जाओ अपने राजा के पास और उन्हें के कह दो कि मेरे दोस्त को छोड़ दे। उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। वह लोग वापस लौट जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। मंगरू, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। मुझे तुम जैसे युवक की ही जरूरत थी। मैंने आज तक तुम्हारे ईमानदार आदमी कहीं नहीं देखा। सच में तुम्हारा जवाब नहीं। और मंगरू, मैं तुम्हारी दोस्ती से भी बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सिवा यह पैसे नहीं लेना चाहता। उसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्त के पास जाओ और हाँ, सिर्फ 2000 ही नहीं, मैं तुम्हें और भी धन दूंगा ताकि तुम्हारे दोस्त की बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से हो सके। इसे रखो, इसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं जिससे तुम्हारा दोस्त की बहन की शादी बहुत अच्छे से हो पाएगी। और उसे कहना कि यह राजा की तरफ से उसे भेंट है। और हाँ, जैसे ही शादी हो जाएगी तुम यहाँ वापस आ जाना। आज से मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख रहा हूं। तुम मेरे लिए गुप्तचर का काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा गुप्तचर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। राज्य पर आने वाली मुसीबतों को तुम अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि तुम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं, जो साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं। तुम वह कर सकते हो, इसलिए मैं तुम गुप्तचर के रूप में यहां काम करोगे और बदले तुम्हें मुंह मांगी तनख्वाह भी मिलेगी।
ये सारी बातें सुनकर मंगरू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसका दोस्त भी बहुत खुश हो जाता है